उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर आज का हमारा चर्चा परिचर्चा केंद्रित है। वस्तुतः यूपीपीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्नों का एनालिसिस हमने पहले ही करवाया हुआ है। आज हम लोग यूपीपीसीएस 2020 भारतीय राज्य व्यवस्था में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए आपके समक्ष मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से उपस्थित हुआ हूं। प्रिय साथियों, चर्चा परिचर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर मैंने छात्रों में यह प्रवृत्ति देखी है कि किसी भी सब्जेक्ट को, जनरल स्टडीज में कई सारे सेक्शंस हैं, आप डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट बुक्स से बार बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि इस बुक्स के अलावे जो आपने पढ़ा, उसके अलावे भी अदर इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए दूसरे बुक्स को पढ़ना जरूरी है, दूसरे मटेरियल को पढ़ना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपके अध्ययन की रणनीति में एक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपको एक बार आप डिसाइड कर ले कि ठीक है, इंडियन पॉलिटी को हमें इस बुक से पढ़ना है। एक बार आपने बहुत ही अच्छे से बुक्स को पढ़ लिया, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया। इसके पश्चात दो तरीके हैं उसे अपडेट करने का, उसे रिवाइज करने का और एडिशनल इंफॉर्मेशंस को गैदर करने का। पहला तरीका है, जब आप करंट अफेयर्स से संबंधित मुद्दों को पढ़ते हैं, उसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के बराबर निर्णय भी आते रहते हैं, संविधान संशोधन भी होता रहता है, विभिन्न प्रकार के संसदीय कानून भी आते रहते हैं। विभिन्न मुद्दे न्यूज में आते हैं। उसके थ्रू आपको इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने का प्रयास करना चाहिए, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशंस को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और उसे अप टू डेट करने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार आप चाहें तो इंडियन पॉलिटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने ब्लड में इनकलकेट कर सकते हैं, अपने माइंड में हमेशा हमेशा के लिए उसे बैठा सकते हैं। बार बार रिवीजन करने से बचें, जिसको टाइम मैनेजमेंट आप कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ यह एस्पेक्ट है जिसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने एग्जामिनेशंस में भी यह फील किया होगा कि आपने किसी भी बुक से, मटेरियल्स से जो कुछ भी पढ़ा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके सामने प्रश्न आता है तो आप कई मामलों में यह पाते हैं कि जो बुक्स आपने पढ़ा था वह काफी नहीं है। मतलब कि वहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस की भी आवश्यकता होती है, एडिशनल फैक्ट एंड फिगर्स की भी आवश्यकता होती है। कई प्रश्न आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, डायरेक्टली उसका आंसर आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो उसको कैसे करें? सामान्य तौर पर छात्र अधिक से अधिक मटेरियल, अधिक से अधिक बुक्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं उस एडिशनल इंफॉर्मेशंस के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक गलत ट्रेंड है। आपको एक बार आपने पॉलिटी को पढ़ लिया, उसके बाद करंट अफेयर्स के माध्यम से और अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें, उसका अभ्यास करने का प्रयास करें, तो बुक्स और एग्जामिनेशन के बीच जो अंतराल है, जो गैप्स हैं,
वह अपने आप फुलफिल हो जाते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के थ्रू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर या प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर, जिसे मैं टेस्ट सीरीज कह रहा हूं, उसके माध्यम से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो आप उस टेक्निक्स को, उस स्किल को डेवलप कर पाते हैं, उस ट्रिक्स को डेवलप कर पाते हैं, जिसके आधार पर आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर से बेटर कर सकते हैं। ओवरऑल नॉलेज के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे बैठकर जो आपने परफॉर्म किया है, अपने नॉलेज को यूज किया है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। मैंने कई ऐसे छात्रों को देखा है जिनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जामिनेशन में वो कई प्रकार के सिली मिस्टेक्स कराते हैं, या अपने नॉलेज को एग्जामिनेशन हॉल में अर्थात 2 घंटे में प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते और कई क्वेश्चंस गलत कराते हैं। सामान्य तौर पर उस गलतियों को रोकने के लिए आप अधिक से अधिक पढ़ने पर बल देते हैं। मैं कहता हूं कि अधिक से अधिक अभ्यास पर बल दो। इसके कई फायदे होंगे आपको। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आएगा कि बुक्स में या मटेरियल्स में कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं, कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन से ऐसे फेसेट्स हैं जहां पर आपको फोकस करना है, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अर्थात आप आयोग के मन मस्तिष्क को समझ पाएंगे, उसके माइंड को रीड कर पाएंगे, अकॉर्डिंगली उसके डिमांड को समझेंगे और बेटर प्रिपरेशन कर पाएंगे। जिस आयोग के द्वारा आयोजित एग्जामिनेशंस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके मन मस्तिष्क को समझे बिना आप एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। जिस खेल को आप खेलना चाहते हैं, जिस गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके बेसिक रूल्स को समझने के लिए आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यह आपके स्किल को बढ़ाएगा, यह आपके परफॉर्मेंस को आगे लेके जाएगा। तीसरी बात, जब भी आप अभ्यास करते हैं तो उस प्रश्न से जुड़े हुए तमाम बातों को जानने समझने का प्रयास कीजिए। यह रिवीजन का तरीका है और एडिशनल इंफॉर्मेशंस को भी गैदर करने का तरीका है। प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, इसके लिए यदि आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो सिर्फ यूपीपीसीएस के प्रश्नों को ही नहीं, बल्कि अदर पीसीएस में पूछे गए प्रश्नों, विशेष करके संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को भी देखिए और यह समझने का प्रयास कीजिए कि इंडियन पॉलिटी में कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए इन सभी मौलिक बातों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास सत्र को हम लोग प्रारंभ करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू डिफरेंट जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। इसमें काफी कंसंट्रेट होके आपको अपना अध्ययन करना चाहिए और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। यह करंट अफेयर्स से संबंधित इंडियन पॉलिटी के प्रश्न हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रहा है कि यह डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई है। यह बिल्कुल सही है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नई शिक्षा नीति पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वह प्रस्ताव 2017 में गठित डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने उस नीति के प्रारूप प्रपत्र को तैयार किया है, अर्थात उसके मॉडल फॉर्मेट को तैयार किया है। लेकिन साथ ही साथ यह स्टेटमेंट सही है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी जानने की जरूरत है
कि नई शिक्षा नीति पर डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने जो निर्णय किया 2017 से 2020 के दौर में, 2019 में ही, उसको 2016 में TSR सुब्रमण्यम समिति का गठन उस पर सबसे पहली बार किया गया था। नई शिक्षा नीति पर सबसे पहले 2016 में और TSR सुब्रमण्यम समिति का गठन सरकार के द्वारा किया गया था और इस समिति के रिपोर्ट के पश्चात नई शिक्षा नीति के प्रारूप को तैयार करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अब यह दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो आपको यह जानने की जरूरत है कि 29 जुलाई 2020 से पहले भारत की शिक्षा नीति कब आई थी। तो भारत की जो नई शिक्षा नीति थी इससे पहले 1986 में आई थी। तो 14 साल इधर और 20 साल इधर, अर्थात 34 वर्ष। अर्थात जो यहां पर 38 वर्ष दिया हुआ है वह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यह 34 वर्षों से चली आ रही शिक्षा नीति को बदलने से संबंधित है। और जब आप लोग नई शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर अर्थात प्राथमिक स्तर पर और उच्चतम स्तर पर शिक्षा की प्रणाली में क्या बदलाव लाने की अनुशंसा की गई है, उन सभी को भी आप जानने का प्रयास करेंगे। उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अर्थात जब नई शिक्षा नीति के संबंध में प्रश्न पूछा गया तो आगे के एग्जामिनेशंस में भी नई शिक्षा नीति में कौन कौन से नवीन तत्व हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात यह प्रश्न आपको यह अवसर देता है कि आप नई शिक्षा नीति के संबंध में सारी बातों से अवगत हो सकें। यहां पर जहां तक प्रश्न का सवाल है, एक सही है, दो गलत है, इसका मतलब आंसर केवल एक होगा। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, वाहन नीति, विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है। तो यह भी करंट पॉलिटी से संबंधित है। 7 अगस्त 2020 को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अर्थात विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे कि पंचायती राज से संबंधित प्रश्न हमेशा एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और यहां पर बड़ा सामान्य प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान है और भाग 9A में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। अर्थात वर्तमान में भारतीय संविधान के जो 25 भाग हैं उसको एक बार आपको रिवाइज करना चाहिए। प्रथम भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र का है, आर्टिकल 1 से 4। द्वितीय भाग नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11। तृतीय भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35। संविधान का चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में बतलाता है, आर्टिकल 36 to 51। भाग 4A मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51A। भाग 5 संघ है, यूनियन है और फिर इसमें कई अध्याय हैं।
अर्थात केंद्रीय कार्यपालिका, विधायिका, फिर न्यायपालिका, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। अनुच्छेद 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक संघ के विषय में बतलाया हुआ है। उसके बाद फिर राज्य शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज करने का प्रयास कीजिए। जैसे निर्वाचन आयोग किस भाग में है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग किस भाग में है, संविधान संशोधन किस भाग में है। इस तरीके से संविधान के विभिन्न भागों में विद्यमान जो मेन टॉपिक है उसको आपको जानना चाहिए। इसी तरह से संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां क्या है, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स क्या है, इसको भी आप कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं भाग के साथ साथ ही। तो आप आराम आराम से इसे याद रख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है। ये आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? एक तो मान लीजिए कि हम इस तरीके से बना सकते हैं एक फिगर। ये केंद्र स्तर है, ये राज्य स्तर है और ये स्थानीय स्तर है। ग्रामीण स्तर पर पंचायत और शहरी स्तर पर नगर पालिका। तो ये तृतीय तल ये है। इसको कब जोड़ा गया? संघ में केंद्र और राज्य तो प्रारंभ से ही थे। अभी अभी संविधान का भाग 1 हमने केंद्र और उसके संघ और उसके राज्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से इस तृतीय तल को जोड़ा गया भारतीय संघ में। या संघ को, तृतीय तल को आप इस रूप में समझ सकते हैं। इतनी बातों को आपने ध्यान में रखना है। एक छोटा सा फिगर मैं यहां पर और भी ड्रॉ कर देता हूं। यह संविधान है सबसे ऊपर, सबसे सर्वोच्च। ये सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है, ये स्टेट लेवल गवर्नमेंट है और ये लोकल लेवल गवर्नमेंट है, अर्थात स्थानीय स्तर की सरकार है। अर्थात संविधान ने केंद्र स्तर की सरकार को शक्तियां दी हैं, राज्य स्तर की सरकारों को शक्तियां दी हैं और स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं पंचायत और नगर पालिका के रूप में, उसको भी शक्तियां दी हैं 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अर्थात भारत में संघ अर्थात केंद्र स्तर की जो सरकार है वह राज्यों के साथ शक्तियों को शेयर करता है और राज्य स्थानीय स्तर की सरकार अर्थात पंचायत और नगर पालिका के साथ शक्तियों को शेयर करते हैं। इस प्रकार से यह तृतीय तल किससे संबंधित है? तो यह इससे संबंधित है, अर्थात 1993। यहां पर 1992 भी है। कई किताबों में आप देखेंगे कि 73वें 74वें संविधान संशोधन को दोनों सदनों के द्वारा अर्थात लोकसभा राज्यसभा के द्वारा 1992 में पारित किया गया। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि 1992 होगा या 1993 होगा। तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है वह विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाता है। इसलिए 73वें 74वें संविधान संशोधन को राष्ट्रपति की अनुमति 1993 में मिली। इसलिए इसका राइट आंसर 1993 होगा, न कि 1992 होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3
के अंतर्गत या तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन और साथ ही साथ नाम में परिवर्तन। देखिए, अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन की बात कही गई है, जबकि नए राज्यों का संघ में प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना अर्थात एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यह आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना से संबंधित शक्ति संसद में निहित है और साथ ही साथ अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन या नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अंतिम शक्ति संसद में निहित है। हालांकि जब भी इस ऐसे विधेयक को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, उसे सर्वप्रथम राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाने की शर्त है। और जब भी राष्ट्रपति की अनुमति के लिए ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति उसे संबंधित विधानसभा को भेज देंगे और संबंधित विधानसभा को वे समय सीमा भी बतला सकते हैं कि इतने समय सीमा में वो विधेयक पर अपनी राय दें। लेकिन जरूरी नहीं है कि संसद उस राय से बंधा हुआ हो, अर्थात अंतिम शक्ति संसद में निहित है किसी भी राज्य के गठन से संबंधित। तो अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, अर्थात आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है कि संभव नहीं है, तो ये सब तो संभव है, ये संभव नहीं है क्योंकि ये अनुच्छेद 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इन्हें अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत संसद द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने में अर्थात महाभियोग में संसद की भूमिका है। उपराष्ट्रपति को हटाने में संसद की भूमिका है। उपसभापति को हटाने में संसद की भूमिका है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाने में संसद की भूमिका है। सीएजी को हटाने में संसद की भूमिका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने में संसद की भूमिका है। और न्यायाधीशों को हटाने के लिए या सीएजी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए संसद ने 1968-69 में न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया है और उसी के अंतर्गत संसदीय प्रक्रियाओं का विवरण दिया हुआ है, जिसके माध्यम से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। और जैसे न्यायाधीशों को हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, सेम वैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक अर्थात सीएजी को हटाया जाता है। तो अगर इतनी बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो देखिए यहां पर सीएजी भी सेम मेथड से हटाए जाएंगे अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968-69 के अंतर्गत। जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात हटाए जाते हैं। संसद की इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो आंसर हमारा केवल 3 आ जाएगा और केवल 3 डी में है, तो डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण नेत होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 73 में 74 में संविधान संशोधन के माध्यम से की गई है। जबकि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनावों के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य स्तर पर पंचायत और नगरपालिकाओं का चुनाव कराने के लिए राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 73 में 74 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो आंसर बिल्कुल स्पष्ट है कि डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। जैसे अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना सर्वप्रथम 1990 में बीपी सिंह सरकार के द्वारा सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की जाती है। अंतरराज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल केंद्र और राज्य के बीच विवादों के समाधान के संवैधानिक तंत्र की स्थापना करता है। भारत में सहकारी संघवाद का यह सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार है। इसी तरह से वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत का राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की स्थापना करता है जो केंद्र और राज्य के बीच बांटे जाने वाले करों को केंद्र और राज्य के बीच वितरित करने के लिए सिफारिश करता है। साथ ही साथ वह केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांतों का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत किया गया है। तो यह भी सही है। हालांकि इसकी स्थापना 1985 में की गई है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 23 ए को डाला गया था जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना से संबंधित प्रावधान दिया गया था। इसी तरह से संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात इसमें ऐसा कोई भी आंसर नहीं है जो सुमेलित नहीं है, ये सभी सुमेलित हैं। तो आयोग के द्वारा जो है ये बेसिकली जो प्रश्न पूछा गया है ये गलत प्रश्न है। आयोग ने जो इसका क्लेरिफिकेशन दिया होगा या इसे बाद में हटाया होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन जहां तक अनुच्छेद की बात है वो यह प्रश्न आपको यह अवसर देता है कि आप विभिन्न अनुच्छेदों को ध्यान में रखिए। इसके अलावा हम लोग आते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना अर्थात सीवीसी की स्थापना सर्वप्रथम 1964 में कार्यपालिका के आदेश से या मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से किया गया था, लेकिन 1998 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। बाद में 2002 में यह संसदीय कानून बन गया। अर्थात वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक या स्टैच्यूटरी
या लीगल या वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। जिस निकाय की स्थापना संसद के कानून के द्वारा होती है वह सांविधिक निकाय कहलाता है या वैधानिक निकाय कहलाता है, वह संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संविधान ने इसकी स्थापना नहीं की है। अर्थात उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके पश्चात हम लोग आते हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है और काफी टिपिकल प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष दिए हुए हैं और उनको कालक्रम से हमें लगाना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा किया गया है। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1992 से 1995 तक इन्होंने काम किया। इसके बाद पूर्णिमा आडवाणी 2002 से 2005 के बीच इन्होंने काम किया। इन्होंने 1992 से 1995 के बीच काम किया। ममता शर्मा 2011 से 2014 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और डॉक्टर गिरिजा व्यास एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता की। एक तो 5 से 8 2005 से 2008, दूसरा 2008 से 2011, अर्थात ममता शर्मा से पहले। ममता शर्मा के बाद ललिता कुमार मंगलम और वर्तमान में अभी रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को अगर एक बार आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप कर सकते हैं। इसी तरह से मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीयों के लिए जो बाल संरक्षण, जो बच्चों के लिए जो बाल संरक्षण आयोग बनाया गया है, उसकी अध्यक्षता किसने की? अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता किसने की? पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की? इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। अब यहां पर प्रश्न देखें तो सबसे पहला जो है वो जयंती पटनायक होगा, अर्थात 1, फिर डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी अर्थात 4, फिर गिरिजा व्यास 3 और फिर 2 ममता शर्मा आ जाएगा, अर्थात आंसर डी हो जाएगा। अर्थात आपको ओवरऑल कार्यकाल को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यकाल अगर ध्यान में नहीं भी रखते हैं तो एटलीस्ट इतना जरूर ध्यान में रखिए कि पहले ये बने हैं, इसके बाद ये बने हैं, इसके बाद ये बने हैं। अर्थात एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अगर आपका होगा तो आप आराम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या अर्थात जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? बेसिकली अभी जो है आर्टिकल 370 को हटाया गया है और इसके बाद से ही देश में यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की जो विशेष स्थिति दी गई है क्या उसे भी सरकार समाप्त करेगी? इसलिए यह प्रश्न भी जो है वह करंट से रिलेटेड इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 371 जे को 118वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो 98वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल हुआ है। अर्थात जब संविधान संशोधन हुआ तब यह 118वां संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत हुआ और 98वें संविधान संशोधन के रूप में अंततः यह लिस्टेड हुआ। इसमें हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र में एक विकास प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित शक्ति कर्नाटक के राज्यपाल को दी गई है, उसका वर्णन यह करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ यह आपको यह अवसर देता है कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो विभिन्न राज्य दिए हुए हैं उन विभिन्न राज्यों को भी आप एक बार देखें कि किन किन राज्यों को आर्टिकल 371 के अंतर्गत
विशेष स्थिति प्रदान किया गया है। इसके पश्चात आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अर्थात इस प्रकार के जो प्रश्न आप पढ़ते हैं, इसमें भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं या अध्याय हैं या अनुसूचियां हैं, उनको एक बार जरूर से जरूर आप ध्यान में रखें। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं और भाग हैं, उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज करने का प्रयास कीजिए कि किस भाग में क्या है। जैसे मूल कर्तव्य अभी अभी हमने चर्चा किया था कि यह भारतीय संविधान के भाग 4A में है, तो सुमेलित है। और पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, राज्य भाग 6 में है, संघ भाग 5 में है, उसके बाद भाग 6 जो है वह आर्टिकल 152 से राज्य शुरू हो जाता है। भारत का महान्यायवादी भाग 8 बता रहा है, तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। और जो संघ करके भारतीय संविधान का भाग 5 है, उसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक शामिल होता है, जिसमें संघ की कार्यपालिका में ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद सब शामिल हो जाते हैं। उसी में महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल भी शामिल होता है। फिर संघ की विधायिका भी इसी संघ में भाग 5 में आ जाती है। आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक संघ की विधायिका के संबंध में चर्चा है। फिर संघ की न्यायपालिका आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147। इसके बाद संघ में ही जो नेक्स्ट अध्याय है वह महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक अर्थात CAG के विषय में है, आर्टिकल 148 से 151 तक। उसके बाद फिर भाग 6 शुरू हो जाता है राज्य के नाम से। तो यह जो है भारत का महान्यायवादी जो है वह भाग 5 में है, ना कि भाग 8 में है। तो आंसर यही हो जाएगा। जहां तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं तो यह भाग 14 में है। फिर निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। तो जितने भी संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं उनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पंचायत भाग 9 में है और नगर पालिका भाग 9A में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, नागरिकता भाग 2 में है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। जो भी संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं उसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आराम आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यह जो प्रश्न है इसका आंसर C हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? बड़ा मतलब ना जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, यहां पर जो समिति लिखा हुआ है उसमें प्राक्कलन समिति जो है वो संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य ही शामिल होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यहां पर भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। याचिका समिति या पिटीशन कमिटी में 15 सदस्य शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। लेकिन अगर यहां पर विभागीय समिति की चर्चा हो जाए, डिपार्टमेंटल कमेटी की, तो विभागीय समितियों की संख्या सबसे अधिक है। अर्थात संसद की सबसे बड़ी समिति आज के डेट में विभागीय समिति है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी और तब 17 विभागीय समितियों की स्थापना की गई थी।
और तब इसमें 30 सदस्य लोकसभा के और 15 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते थे। वर्तमान में 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से शामिल होते हैं, अर्थात 31 सदस्य हैं। बाद में 2004 में विभागीय समितियों की संख्या को 17 से बढ़ाकर 24 कर दिया गया। तो लेकिन यहां पर विभागीय समिति है नहीं, तो आंसर प्राक्कलन समिति होगा। लेकिन अगर विभागीय समिति होती तो विभागीय समिति उत्तर हो जाता। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अर्थात नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 से संबंधित है। यह संविधान का भाग 2 है। संविधान का भाग ए संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बतलाता है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल होते हैं। फिर भाग 2 नागरिकता से संबंधित आ जाता है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल होता है। यहां पर अनुच्छेद 11 काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद में निहित करता है, और इस अधिकार का पालन करते हुए, प्रयोग करते हुए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम को पारित किया था। इस नागरिकता अधिनियम में ही समय समय पर संशोधन होता रहा। 11 दिसंबर 2019 को CAA अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम को संसद ने पारित किया। यह नागरिकता कानून 1955 में संशोधन करते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। लेकिन यह भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों, विशेषकर अधिसूचित क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों में यह कानून लागू नहीं होता है। तो इस पूरी बात को समझते हुए आप इस पूरे अनुच्छेद को, पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यह आपको अवसर देता है कि नागरिकता के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं उनसे आप जुड़े, उनको आप रिवाइज करके रखें, क्योंकि नागरिकता वाला जो यह टॉपिक है यह भी काफी हाईलाइटेड था 2020 में, इसलिए प्रश्न यहां से पूछे गए। अब देखिए, जो एक प्रश्न है वो काफी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ये डायरेक्टली आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है। क्या है? एक कथन है और दूसरा कारण है, और फिर विचार करते हुए आपको विभिन्न ऑप्शंस को देखना है। कथन क्या कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो जिस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, अपनाया पूर्ण रूपेण, उसमें समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं, संशोधन भी होते रहते हैं। साथ ही साथ न्यायपालिका की व्याख्या के माध्यम से भी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कई लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास भी कालक्रमेण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हुआ है। जैसे आप संसद में पढ़ते हैं शून्यकाल की अवधारणा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो ये सब भारतीय संसदीय परंपरा की देन है। इसी प्रकार से जब गठबंधन की सरकारें आई तो लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार सबसे बड़े गठबंधन को, अर्थात चुनाव पूर्व के पश्चात के गठबंधन को वरीयता देने की बात सामने आई। लेकिन यह संविधान में लिखा हुआ नहीं है, यह परंपरा है। तो परंपराओं के माध्यम से, संविधान संशोधनों के माध्यम से और न्यायपालिका की समय समय पर की गई व्याख्याओं के माध्यम से संविधान दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है। तो निरंतरता के तत्व हैं, साथ ही साथ उसमें परिवर्तन के तत्व भी हैं। और कोई भी संविधान यदि उसमें परिवर्तन का स्कोप ना हो तो वह जड़ संविधान, वह एक मृत दस्तावेज हो जाता है। भारतीय संविधान एक मृत दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, अवधारणात्मक है। लेकिन अब ये कारण के रूप में कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक, परंपरागत और संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ये जो
वर्तमान में जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति हम लोगों ने संविधान में अपनाया है, इसमें राजतांत्रिक शासन प्रणाली या सामंती व्यवस्था के गुण नहीं पाए जाते हैं, या करिश्माई जो सत्ता है उसके गुण नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जो कारण है वो गलत है और कथन सही है, अर्थात ए सही है और आर गलत है। आंसर सी हो जाएगा। इसके पश्चात आइए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, अर्थात यह वर्तमान में 91वें संशोधन के अंतर्गत इसका निर्धारण किया गया है। 2003 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया, 2002-2003 में। इसमें सबसे पहले तो यह कहता है कि संघ के स्तर पर प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद होगा वह लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। दूसरा कहता है कि राज्य स्तर पर यह विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकता, और छोटे राज्यों में न्यूनतम इसकी संख्या 12 से कम मुख्यमंत्री सहित नहीं हो सकती है। तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम 12, उससे कम नहीं हो सकता है। तो इस बात को अगर 91वां संविधान संशोधन आपको ज्ञात है तो वहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन तीनों ही डायमेंशन पर आपको हमेशा क्लियर रहने की जरूरत पड़ेगी, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भारत में गठबंधन की सरकारें चल रही थी, उस दौर में सत्ता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न दलों में जो टूट हो रहा था, उस टूट को रोकने के लिए सबसे पहले 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित उसका समावेश 52वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। बाद में मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि मंत्री या विभिन्न पद को प्राप्त करने के लालच में विभिन्न दलों में टूट होता था। इसलिए मंत्री परिषद की संख्या को सीमित कर दिया गया कि उससे अधिक आप बढ़ा नहीं सकते हैं, ताकि मात्र सत्ता को प्राप्त करने के लिए दलों में जो टूट हो रहा है और जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान हो रही है, उस समस्या से निपटा जा सके। आइए और भी प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो हम सभी लोग जानते हैं ये केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। 24वें और 25वें संविधान संशोधन की व्याख्या करते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जो यह कहता है कि अनुच्छेद 368 में दिए गए संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद भारतीय संविधान की मौलिक विशेषताओं में परिवर्तन नहीं कर सकता है, अर्थात संशोधन नहीं कर सकता है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत अंतर्निहित एवं विवक्षित सीमाओं के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस। अर्थात संविधान सर्वोच्च है और संविधान ने ही संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी है। इसका प्रयोग कर संसद एक बार फिर से नया संविधान नहीं लिख सकती है, या संविधान की मौलिक विशेषताओं जो भारतीय संविधान की पहचान को स्पष्ट करता है उसमें कोई संशोधन, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस तरह से 1950 से लेकर 1973 तक संसद के द्वारा संविधान में किए जा रहे परिवर्तनों से संविधान के संरक्षण का प्रयास किया गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चूंकि भारतीय संविधान जिन मूलभूत आदर्शों और मूल्यों पर आधारित है, उन मूलभूत आदर्शों और मूल्यों में
संसद परिवर्तन नहीं कर सके, क्योंकि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति भी संविधान ने दी है। इसलिए संसद की शक्ति अंतर्निहित है, इंप्लाइड और इनहेरेंट है, और इसी अंतर्निहित एवं विवक्षित सीमाओं के सिद्धांत के अंतर्गत आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन कर सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय संशोधनों से संविधान की रक्षा का प्रयास किया। इसी तरह से जो महत्वपूर्ण जो विवाद हैं, आर्टिकल 13 को जब आप पढ़ेंगे तो शंकरी प्रसाद केस के विषय में पढ़ेंगे, सज्जन सिंह केस के विषय में पढ़ेंगे, गोलकनाथ केस के विषय में पढ़ेंगे और केशवानंद भारती केस के विषय में पढ़ेंगे। बाद में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस, मिनर्वा मिल्स केस, एसआर मुंबई केस, विभिन्न केस के विषय में जब आप इंडियन पॉलिटी के बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो विभिन्न केस का अध्ययन आप करते हैं और उसमें न्यायपालिका ने जो व्याख्या दी है उसके आधार पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसे समझने की जरूरत है। इसके पश्चात आते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कहता है, बिल्कुल सही है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन के विषय में बात कहता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था है और आर्टिकल 48 में मूलतः कृषि एवं पशुपालन के आधुनिक संगठन या वैज्ञानिक संगठन से संबंधित प्रावधान है और आर्टिकल 48A में पर्यावरण एवं वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। यदि एक बार आपने नीति निर्देशक तत्वों को केयरफुली पढ़ा होगा तो आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आर्टिकल 48 किससे संबंधित है। तो आंसर यही हो जाएगा डी, क्योंकि पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। आइए इसके पश्चात हम लोग एक और प्रश्न पर चलते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर अब यूपीपीसीएस प्रश्न पूछने लगा, इसलिए अब आपको काफी संभल कर सिर्फ फैक्चुअल एस्पेक्ट पे नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशंस, फैक्ट एंड फिगर्स को गैदर करने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि अपने कॉन्सेप्ट, अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने एनालिसिस को डेवलप करने पर बल दीजिए, ताकि आप यूपीपीसीएस के नए ट्रेंड के अंतर्गत पूछे जा रहे प्रश्नों को बेटर तरीके से सॉल्व करने के टेक्निक्स और स्किल को डेवलप कर सके। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अर्हता रखता होगा, अर्थात योग्यता रखता होगा। महान्यायवादी के संबंध में बात किया जा रहा है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी की जो योग्यता है वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता के समान होना चाहिए। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, रेन्यूमरेशन, वेतन, जो संसद अवधारित करे, नहीं, जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाए। अर्थात यह गलत स्टेटमेंट है। तो केवल एक सही है, बिल्कुल आंसर क्लियर है। इसके बाद फिर कथन और कारण वाले प्रश्न आते हैं। कथन में कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, क्वासी फेडरल या क्वाजी फेडरल। कारण कह रहा है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण का अधिकार है।
ने भारत में संघीय व्यवस्था है, अगर यह कथन होता और फिर कारण होता कि क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संसद द्वारा पारित किए गए कानून की परीक्षण या पुनर्परीक्षण या पुनरावलोकन कर सकता है, तो ये कथन और कारण दोनों सही होते और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या होते। लेकिन प्रश्न में यहां पर जो कथन दिया हुआ है वो कहता है कि अर्धसंघात्मक है। तो भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संघ में एकात्मक विशेषताएं भी विद्यमान हैं, अर्थात भारतीय संघ में केंद्र को राज्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तियां प्रदान की गई है और इसलिए कई बार कई मामलों में राज्य की स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रतिकूल रूप में प्रभावित होती है, इसलिए भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा जाता है। तो यहां पर कॉन्सेप्चुअल स्टडी जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक ऐसे प्रश्नों को आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, अर्थात कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन की सही व्याख्या कारण नहीं करता है, अर्थात ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? देखिए, ऐसे प्रश्नों में आप यहां पर लिख लीजिए विधेयक अर्थात बिल। बिल कुल मिलाकर के 4 प्रकार के हो सकते हैं। मूलतः तो साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा धन विधेयक, और चौथा वित्त विधेयक श्रेणी 1 और श्रेणी 2। मतलब वित्त विधेयक के 2 प्रकार होते हैं। अब देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, संयुक्त सत्र नहीं किया जा सकता है। लेकिन साधारण विधेयक के मामले में और वित्त विधेयक श्रेणी 1 श्रेणी 2 के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। तो यहां पर देखिए कि कौन कौन सा विधेयक दिया हुआ है। सामान्य विधेयक है तो ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक ये नहीं हो सकता है। विनियोग विधेयक चूंकि बजट के अंतर्गत आता है इसलिए ये भी मूलतः धन विधेयक में ही शामिल है, इसलिए इस पर भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। अर्थात यहां पर देखिए, कभी भी किताब ये नहीं कहता है कि जो विनियोग विधेयक है वही धन विधेयक है, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ मामला है। एप्रोप्रिएशन बिल अर्थात विनियोग विधेयक भी धन विधेयक से जुड़ा हुआ होता है। बेसिकली विनियोग विधेयक को ही लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करके उसे राज्यसभा में या विधान परिषद में भेज देते हैं। तो साधारण विधेयक के मामले में और वित्त विधेयक श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के मामले में किसी भी प्रकार से गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, यह संयुक्त सत्र सिर्फ केंद्रीय स्तर पर ही अर्थात संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर ही बुलाया जाता है। राज्य स्तर पर अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के स्तर पर संयुक्त सत्र बुलाए जाने का प्रावधान नहीं है। पूरी बात जब आप लोग पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप आराम आराम से अपने आंसर को
डिसाइड कर सकते हैं कि सामान्य विधेयक के मामले में अर्थात ऑर्डिनरी बिल के मामले में संयुक्त सत्र हो सकता है। इसके साथ साथ संयुक्त सत्र वित्त विधेयक श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के मामले में भी हो सकता है और केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर संयुक्त सत्र मतलब संसद का पहला सत्र, सामान्य चुनाव के पश्चात जो पहला सत्र होता है वह संयुक्त सत्र ही होता है और प्रत्येक वर्ष संसद का या राज्य विधानमंडल का पहला सत्र संयुक्त सत्र ही होता है। लेकिन राज्य स्तर पर अर्थात राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त सत्र बुलाने की परंपरा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, संविधान यह प्रावधान नहीं करता है। अगर ये पूरी बात आपको स्पष्ट है तो आराम आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है। देखिए कोरोना काल में ही भारतीय जनता ने लॉकडाउन का प्रथम अनुभव प्राप्त किया। इसके पहले किसी क्षेत्र विशेष में यदि कानून और व्यवस्था पर कोई गंभीर प्रश्न उत्पन्न होता था तो हम कर्फ्यू के विषय में जानते थे। पूरा लॉकडाउन मतलब पूरी व्यवस्था बंद हो जाए, ऐसी बात हम लोग अभी तक नहीं जानते थे। तो लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार की जो शक्ति है उसका विधिक आधार कौन कौन सा एक्ट था। तो एक तो देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अपने आप समझ सकते हैं। दूसरा कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया तो एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट अर्थात महामारी अधिनियम। अर्थात 2 और 4 आंसर सही हो जाएगा तो आंसर सी सही हो जाएगा। कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या अंतर है इसको भी क्लियर करके रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर अनुच्छेद दिया हुआ है और उधर उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, आपको उसको मिलाना है। देखिए आर्टिकल 61 महाभियोग है तो ए का 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 तो आप सभी लोग जानते हैं कि 67 जो है वह उपराष्ट्रपति से संबंधित है, तो 67 बी उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है अर्थात बी का 3 हो जाएगा। आर्टिकल 94 यह लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है और अनुच्छेद 90 जो है वह राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया जाता है तो उससे 14 दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दूसरी बात कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष साथ ही साथ राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव उस सदन के अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए और राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के कुल बहुमत से पारित होना चाहिए, सामान्य बहुमत नहीं अर्थात उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों का बहुमत नहीं बल्कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अर्थात राज्यसभा के संदर्भ में 245 सदस्य हैं कुल, तो 245 का आधे से अधिक और लोकसभा में वर्तमान में 545 हैं तो 545 का आधे से अधिक। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप मिलाते हैं तो सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, तो मतलब 2 3 4 1 2 3 4 1 अर्थात आंसर सी आ जाएगा। देखिए आराम से डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
बड़ा सामान्य प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। सीधे सीधे फैक्ट एंड फिगर से संबंधित है, अर्थात संविधान सभा के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट डेट से हैं या डेवलपमेंट से हैं उसको ध्यान में रखना है। जैसे 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, फिर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, फिर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ। ये इंपॉर्टेंट डेट्स से है, इस पे जो डेवलपमेंट से हैं ये अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आराम आराम से ऐसे प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा सामान्य प्रश्न है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय, इंग्लिश में इसको कहा गया है द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, which monitors the progress of long-term policies in an attached office under, अर्थात विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो 2015 में इसका गठन नीति आयोग के अटैच्ड ऑफिस के रूप में अर्थात संबंधित कार्यालय के रूप में किया गया है, जो भारत सरकार के दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है। इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बेटर तरीके से सॉल्व करने के माध्यम से किताबों से जो कुछ भी आपने पढ़ा, मटेरियल से जो कुछ भी आपने पढ़ा, उसके बाद जब आप क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कहां कहां पर फोकस करने की जरूरत है। यूपी पीसीएस का माइंडसेट क्या है, उसके माइंड को जब तक आप बेटर तरीके से नहीं समझेंगे तब तक उस प्रकार के स्किल, टेक्निक्स और ट्रिक्स को आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, और अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने का प्रयास कर सकते हैं। बेसिकली आप ये देखेंगे कि कई बार कुछ कम जानते हुए भी कुछ स्टूडेंट्स अधिक अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसका कारण क्या है कि अधिक से अधिक अभ्यास के माध्यम से उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर दिया है। और कई छात्र ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी का लेवल बहुत अच्छा होता है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ना, यूपीपीसीएस के माइंडसेट को समझना, अपने स्किल को डेवलप करना, और कम इंफॉर्मेशन में ही, कम स्टडी में ही अपने परफॉर्मेंस को कैसे बेटर किया जा सकता है, राइट आंसर को अप्रोच करने के ट्रिक्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसे हम अभ्यास सत्र के माध्यम से ना सिर्फ जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर सकते हैं, बुक्स में जो कुछ भी पढ़ा उसके गैप्स को भी हम दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। अधिक बेटर परफॉर्मेंस के माध्यम से आप बेटर स्कोर कर सकते हैं। तो आज का जो यह सत्र है वह यूपीपीसीएस 2020 में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के प्रश्न के चर्चा परिचर्चा से संबंधित था। मैं ये समझता हूं कि इसी तरीके से आप लगातार अभ्यास के माध्यम से अपने स्किल को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को, आप सभी छात्रों को, उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों को, साथ ही साथ जो भी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित
की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों की सफलता की अन्य शुभकामनाओं के साथ मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से इस चर्चा परिचर्चा को यहीं पर विराम देता हूं। पुनः आपके समक्ष एक और वर्ष के प्रश्न पत्र के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।